स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। कल हम काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे। आज हम उसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं कल का आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या किया था। कल जो हमने काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस किया था, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें हमने पहले तो इसके अलग अलग पोस्टुलेट्स लिए थे। वो क्या लिए थे? हमने बेसिकली एक आइडियल गैस की ही कल्पना करी थी। क्या की थी कि उनका द्रव्यमान अणुओं का बहुत कम था, आणविक घनत्व हर जगह समान था, वेग एनर्जी डिफरेंट हो सकती है अणुओं की, और उनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था अणुओं के बीच में वो क्या था? जीरो था। और उनके बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स काम कर रहा था उसको भी हमने नेग्लिजिबल लिया था। तो ऐसे हमने पोस्टुलेट्स देखे थे इसके, और फिर हमने इसका डेरिवेशन शुरू किया था। उसके लिए हमने क्या किया था? एक क्यूब लिया था जिसके अंदर क्या किया था? n पार्टिकल्स भरे गए थे गैस के, यानी कि गैस भरी थी जिसके n पार्टिकल्स थे, और हर एक अणु क्या कर रहा था? अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। क्योंकि आइडियल गैस भी क्या होती है? एक ऐसी गैस होती है जिसमें हर एक अणु क्या करता है? यादृच्छिक तीव्र गति करता है। और कैसी गति करता है? एक सरल रेखीय पाथ में गति करता है। यानी कि अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो टकराने के बाद ये नहीं है कि कहीं भी जाएंगे, बस एक सीधी रेखा में ही गति करेंगे। दूसरी डायरेक्शन अपोजिट, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों डायरेक्शन में ही गति कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा था? बहुत सारे पार्टिकल्स गति कर रहे थे और उनका हमने एक्स, वाई और जेड दिशा में वेग क्या देखा था? u, v और w। और फिर हमने कुल वेग c स्क्वायर अलग अलग पार्टिकल का, जैसे a1 मान लिया कि n पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स है, कोई a1 इधर गति कर रहा है, a2 इधर, a3 इधर, an इधर, a5 इधर, तो अलग अलग डायरेक्शन में गति कर रहे थे। तो 1 वाले पार्टिकल के लिए क्या देखा था? और c2 के लिए ऐसे हमने क्या देखा था? सिमिलरली Cn के लिए क्या देखा था? और हमने क्या देखा था? इस क्यूब की मान ली थी कि जो भुजा है वो a है। अगर भुजा a है तो वॉल्यूम कैसा होगा? a क्यूब। ये आयतन है, कैपिटल V आयतन ले रही हूँ, और जो स्मॉल v है वो वेलोसिटी या वेग है। ये दोनों में मैंने डिफरेंस रखने के लिए नोटेशन इस तरीके की दी है। इसको मैंने इक्वेशन 2 लिया था। ये सिर्फ कल वाला एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद हमने चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन क्या देखा था? -2m u1 था। अगर मैं u1 यानी कि एक a1 पार्टिकल की बात कर रही हूँ जो u1 यानी कि x दिशा में u वेग है, यानी कि x दिशा में गति कर रहा है, इस वाले पृष्ठ से यहाँ पर जैसे ही टकराएगा तो इलास्टिक कोलिजन हो रही थी। कल हमने देखा था कि ये कैसे इलास्टिक गोले की तरह बिहेव कर रहे थे सारे अणु। अगर कोलिजन इलास्टिक है मतलब मोमेंटम और एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कैसे रहेगी? कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो जैसे ही अणु इस वाले पृष्ठ पर टकराएगा तो उतना ही मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगी वो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की में, जिसके कारण हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया था। वो किस तरीके से था? ये फाइनल था, माइनस इनिशियल किया तो हमारे पास क्या आया था? ये, इसको मैंने इक्वेशन 3 दी थी। और टक्करों में टाइम कितना लगा था हमें? 2a ओवर में u1। इसको इक्वेशन 4 दिया था। अगर x दिशा में गति कर रहा है तो जैसे ही इसके ऊपर टकराता है मैक्सिमम वो a डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, फिर से उस पर उतना ही संवेग लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब उसने फिर से a डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो टोटल डिस्टेंस उसने 2a ट्रेवल कर रही थी, जिसके कारण क्या हुआ? 2a ओवर में u1 हो गया। और फिर हमने क्या देखा था? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या लगाया था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम क्या था? संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? बल। अब संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो रही थी कल? 2m u1 ओवर में दर क्या होगा? 2a ओवर में u1। कल मैंने आपको बताया था कि जितना ही मॉलिक्यूल का संवेग होगा उतना ही संवेग क्या है? ये दीवार उसको ट्रांसफर करेगी। यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल प्लस टोटल मोमेंटम ऑफ वॉल जो उसने दिया वो क्या था? 0 था। वॉल से उसको ये चेंज मिला था, मतलब मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? ये इस डायरेक्शन में जाकर क्या हो जाएगा? माइनस pw हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी माइनस होने के कारण माइनस माइनस प्लस हो गया था।
जिसके कारण मैंने यहाँ पर प्लस में लिया था, जिसको हमने क्या लिया था, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या निकला था, ये निकला था, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 5 दी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था, प्रेशर या दाब क्या होता है, दाब P क्या होता है, प्रति एकांक आयतन पर लगने प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। यहाँ पर A क्या है, एरिया है, ये A मैंने पार्टिकल को नहीं एरिया को दिखाया है यहाँ पर। तो बल कितना लगेगा, दाब कितना लगेगा, फोर्स हमारे पास क्या है 2mu1 ओवर में A। क्षेत्रफल की विमा मीटर स्क्वायर होती है, तो मैं अगर भुजा का स्क्वायर करूं तो वो भी क्षेत्रफल हो जाएगी यूनिट के अकॉर्डिंग, तो मैंने यहाँ पर A स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से जो दाब था वो हमारे पास क्या निकला था 2mu1 ओवर में A क्यूब, जिसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 6। ये वाला जो है दाब है और ये संवेग है। कल शायद मैंने कैपिटल P और स्मॉल p लिया था, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपने अगर यहाँ पर कैपिटल P को संवेग लिख दिया तो यहाँ स्मॉल p को कर दो, ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सको, दोनों को समझ सको कि कैपिटल P हमारा क्या है। तो इतना कल हमने किया था। उसके बाद हमने कल क्या देखा था, हमारे पास एक पार्टिकल का कितना आया था, ये आया था, ये तो सिर्फ A1 पार्टिकल का x डायरेक्शन में था। अगर मैं टोटल पार्टिकल का देखूं x डायरेक्शन में जितने भी n अणु थे गैस के जिसे उस क्यूब में भरा हुआ था, तो मैंने उनका देखा तो क्या होगा u1 स्क्वायर सारे x दिशा में सारे अणुओं का n अणुओं को क्या कहा था, अणुओं का वेग उसने अपनी अभिकल्पना में कहा, पोस्टुलेट में क्या कहा था, वेलोसिटी जो है अणुओं का और जो एनर्जी है वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है हर एक अणु की। तो मैंने सबका वेग अलग अलग दिखा दिया। मैं सिर्फ x दिशा की बात कर रही हूँ, जिसमें हमने वेग क्या लिया था, x डायरेक्शन में u, y में v और w में z में क्या लिया था w। तो मैं x दिशा की बात कर रही हूँ, इसलिए u1 u2 और un ली है। अगर मैं y की बात करूं तो क्या था, u1 की जगह v1 आ जाएगा, बाकी तो सब सेम रहेगा, क्योंकि जिस क्यूब में भरा होगा उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा और मास भी कैसा था, सेम ही था, नेग्लिजिबल था। तो सिमिलरली pz हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्रेशर है, W1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने z दिशा में W लिया है। इतना किया था। फिर हमने क्या देखा था, आइडियल गैस या जैसे गैस की इसने अभिकल्पना करी थी, उसने क्या माना कि हर एक डायरेक्शन में अणुओं का आणविक घनत्व अगर समान है, मतलब हर जगह अणु समान है, तो उनके द्वारा उसने माना कि लगाया गया दाब भी समान है। मतलब x डायरेक्शन में जितने अणु दाब लगा रहे हैं उनका मान y और z दोनों के बराबर है। तो मतलब टोटल प्रेशर अगर मैं कैपिटल P मान लूँ, ये टोटल प्रेशर को शो कर रही हूँ, तो देखो कुल दाब अगर ये है तो यहाँ पर क्या, इसको चलो P1 दे दो u1 के लिए। तो देखो अगर टोटल दाब अगर हमारे पास P है, तीनों समान है, मतलब अगर मैं इस कुल दाब को ये लिख सकती हूँ, तीनों सेम है, तीनों की वैल्यू अगर आप एक ही लिख दो, px लिख दो, तो px 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल आएगा px, क्योंकि हर एक का दाब समान है तो हर एक का योगदान भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इससे हमने कल टोटल प्रेशर निकाला था, कल वो कितना निकाला था, मैंने एक बार सीधा कॉमन ले दिया। यहाँ पर क्या था, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर, सो ऑन में चलता रहेगा, और प्लस में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड सो ऑन vn स्क्वायर था। सिमिलरली ये था। तो मैंने क्या किया था, कल 1 वाले टर्म को एक साथ लिख दिया था। कल
कल हमने यही किया था, यहाँ पर 2 वाली 3 वाली और सो ऑन चलता जाएगा। और हमने जो इक्वेशन 2 बनाई थी वहाँ से C1 स्क्वायर, वैसे ही C2 स्क्वायर और Cn स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी। कल ये हमने कर लिया था इतना, तो जिससे हमारे पास टोटल प्रेशर कितना निकला था 1/3, क्योंकि सबका P क्या था, Px प्लस Py प्लस Pz ओवर में 3, तो वो 3 वहाँ से बाय V लिख सकती हूँ A क्यूब को, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास यही था। यहाँ क्या था, हमने n का ऊपर और नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये किसकी वैल्यू निकली थी, कल हमने क्या देखा था, ये टर्म क्या थी, सी स्क्वायर आर एम एस, क्योंकि सी आर एम एस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। अगर मैं सी आर एम एस वर्ग माध्य मूल मान जो है वो आपने पढ़ा हो तो वो क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ से वैल्यू पुट की थी, तो ये हमने कल किया था कि हमारे पास क्या निकला था, कल हमने ये वाली इतनी इक्वेशन तक कर दी थी, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दिया। रो क्यों लिया, क्योंकि रो क्या होता है, घनत्व। तो द्रव्यमान घनत्व डेंसिटी को हम रो से डिनोट कर सकते हैं, तो मैंने उसकी जगह रो ले लिया था। कल हमने इतना किया था। आज मैंने अभी तक सिर्फ आपको कल वाले डेरिवेशन से फिर से कनेक्ट करने के लिए ये आपको बताया। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे देखते हैं अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा। देखो सबसे पहली बात मैंने कल आपको बताया था कि काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिया क्यों था, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली पढ़ा था। एक तो हमारे पास क्या थे, बोयल्स, चार्ल्स, गैलुसैक, अवोगाद्रो, ये सारे नियम थे, ये सब प्रैक्टिकली प्रूवन थे, लेकिन मैथमेटिकली इसका प्रूफ नहीं था। तो उसको प्रूफ करने के लिए क्या दिया गया था, ये मॉडल दिया गया था। और हमें क्या पता है कि एनर्जी जो है वो तापमान बढ़ाने से बढ़ती है। अगर किसी गैस को हम ताप देंगे, टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, उनकी क्या गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो उसको ही हम इस थ्योरी के हेल्प से प्रूफ करेंगे कि कैसे, क्या सच में ई जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है या नहीं। तो मतलब वो जो प्रैक्टिकल रिजल्ट थे उनको मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए ये थ्योरी दी गई थी। तो देखो गतिज ऊर्जा हमें क्या पता है, ई क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। वी की जगह मैं यहाँ पर सी स्क्वायर ले लेती हूँ। तो देखो मैंने माध्य कहा है और क्या कहा था कि हर एक अणु का वेग अलग अलग हो सकता है। तो अगर मैं टोटल देखूं, कुल माध्य एवरेज एनर्जी देखूं, अगर मैं औसत देखूं तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। हमारे पास अणु n है, उनका वेग c1 c2 एंड सो ऑन cn है, क्योंकि वेग डिफरेंट हो सकता है और मास तो सबका सेम था। तो मैं क्या कर रही हूँ, हाफ एम सी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर की जगह सारी गैस की बात कर लेती हूँ। तो हमारे पास क्या निकला, cn स्क्वायर। मैं सिर्फ और सिर्फ एवरेज निकाल रही हूँ बाय एन। एवरेज निकालने के लिए हम अणुओं की संख्या का भी भाग देंगे। तो ये क्या हुई, एवरेज गतिज ऊर्जा। अगर मैं देखूं कि कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अगर मैं इस केस में टोटल की बात करूं, टोटल अगर एन अणु है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, एन इंटू एक अणु की ऊर्जा। ये हो जाएगी। अब देखो अगर एक अणु का मास m है, द्रव्यमान m है और n अणु है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, mn। ये मैं लिख सकती हूँ। तो देखो यहाँ से हमारे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ mn को मैं कैपिटल M लिख सकती हूँ। और ये क्या है, हमने अभी देखा था, ये किसकी वैल्यू होती है, c स्क्वायर RMS की। तो ये क्या हुई, कुल गतिज ऊर्जा। हम सी स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, इन दोनों टर्म के बीच में पी और ई के यानी कि काइनेटिक एनर्जी और ये जो प्रेशर है, इनके बीच का एक रिलेशन निकालने के लिए मैंने सी ही लिया, ताकि सी स्क्वायर आर एम एस दोनों में बन सके। तो देखो हमारे पास अब एनर्जी क्या निकल आई, हाफ एम सी स्क्वायर आर एम एस। अगर मैं बात करूं प्रति एकांक आयतन में, मैं अगर वॉल्यूम जो है वो 1 ले लूं, तो हमारे पास
प्रति एकांक आयतन में मैं इसको यूं लिख सकती हूँ, हमने आयतन 1 ले लिया, तो अगर मैं 1 का डिवाइड लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं प्रति एकांक आयतन पर ऊर्जा की बात करूं तो ये हमारी ऊर्जा हो सकती है। हमने अभी इक्वेशन नंबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देती हूँ। और इक्वेशन 6 हमारे पास क्या है, 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि प्रूव दैट P इज इक्वल्स टू 2/3 E। ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट रिलेशन पूछ सकते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, P/E करूं, यानी कि ये E इस साइड आए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 से डिवाइड कर सकते हैं। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 6 बाय 7 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P का अगर मैं इक्वेशन 6 का 7 में डिवाइड लगाती हूँ तो क्या आता है, 1/2 रो सी स्क्वायर आर एम एस ओवर में 1/3 और 1/2 रो सी स्क्वायर आर एम एस। अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ, ये कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3। इसका मतलब क्या होता है, P इज इक्वल्स टू 3/2E। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको मार्क कर लो कि ये डायरेक्ट भी आपके पास आ सकता है कि प्रूव दैट P इज इक्वल्स टू 2/3। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने जो शुरू में काइनेटिक मॉडल करा है वो पूरा का पूरा करना पड़ेगा यहाँ तक। तो अभी ये हमने क्या किया था, ये अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा निकाली थी, ये उस जो थ्योरी थी उससे हमने प्रेशर का फॉर्मूला निकाला था। हम क्या करेंगे, अब एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन देखते हैं, E एंड T के बीच का रिलेशन। तो देखो क्या इसके बीच में रिलेशन हो सकता है, हमें क्या पता है, E हमारे पास क्या निकला अभी, चलो छोड़ो, एक बार हमें क्या पता है इक्वेशन 6 से P हमारे पास क्या था, 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस, ये था। मैं इसको लिख सकती हूँ 1/3 m/v सी स्क्वायर आर एम एस। अगर मैं इस v को इस साइड ले जाऊं तो pv क्या आ जाएगा, 1/3 m सी स्क्वायर आर एम एस। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/3 m n सी स्क्वायर आर एम एस, क्योंकि कैपिटल M क्या था, एक अणु का द्रव्यमान इंटू अणुओं की संख्या। तो मैंने स्मॉल m n लिख दिया। अब देखो हमें क्या पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, अगर n इक्वल्स टू 1 हो तो हमें क्या पता है Pv इक्वल्स टू RT होता है। अगर मैं ये वाला n अगर 1 लूँ तो हमारे पास क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, Pv इक्वल्स टू RT। तो मतलब क्या हो सकता है, RT इक्वल्स टू 1/3 mn सी स्क्वायर आर एम एस। अब देखो अगर मैं इस n को इसके डिवाइड में भेज दूं तो क्या आएगा, 1/3 m सी स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू r ओवर में n इंटू टी। r क्या होता है यहाँ पर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और आपको r और t के बीच में एक रिलेशन पता होगा, k यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक, वो क्या होता है r/n इक्वल्स टू क्या होता है, k होता है। ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बीच रिलेशन। r की वैल्यू क्या होती है, 8.3 जूल पर मोल इंटू डिग्री केल्विन, और k क्या होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन। तो ये इनके बीच क्या है, एक रिलेशन होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये रिलेशन अगर आपको नहीं पता तो देख लो, ये एक रिलेशन होता है r और k के बीच में। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, k इंटू टी। देखो हम क्या निकाल रहे हैं, E और T के बीच रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें E तो पता है, E ये हो सकती है, अगर E ये हो सकती है, हमारे पास ये वाली टर्म तो भाई यहाँ पड़ी है, बस एक 1/2 नहीं है, उसकी जगह 1/3 है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर दोनों साइड 3/2 को मल्टीप्लाई करूँ जिससे 3 तो कट जाए और नीचे जो हमें 2 चाहिए वो आ जाए, तो मैं कर सकती हूँ दोनों साइड 3/2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पर भी किया,
तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि E या फिर हाफ m c² RMS क्या होता है 3/2 kT। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। अब देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास देखो E क्या निकला 3/2 kT। इससे क्या पता चल रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे K भी कांस्टेंट है 3/2 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब E जो है वो T के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा क्यों कहा? क्योंकि काइनेटिक मॉडल ने अपनी जो पोस्टुलेट था उसमें उसने क्या कहा था कि एक ऐसी गैस इस टाइप की है कि उसके कोई भी अणु जो है उसकी टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो। मतलब गैस के अणु लगातार गति कर रहे हैं, वो भी रैंडम। इसलिए मैंने यहाँ पर गतिज ऊर्जा ली है। टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को जोड़ा नहीं है इसके अंदर, उसको मैंने जीरो माना है। तो यहाँ पर क्या पता चला कि E जो है वो T के प्रोपोर्शनल है, जो कि प्रैक्टिकली तो प्रूवन था, इसको मैथमेटिकली भी इस थ्योरी ने प्रूव कर दिया। सिर्फ और सिर्फ हमने आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करा है और इसको हाफ mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी की तरह बनाने के लिए 3/2 का मल्टीप्लाई किया। और ये एक आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि R/n की वैल्यू K है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो ये था टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। अब हम देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसने आइडियल गैस इक्वेशन कैसे इस थ्योरी से बनाई थी, सेम वही फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे। यही फॉर्मूला उससे निकला था ρc² RMS × 1/3, उसी फॉर्मूले को हम बार बार यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से PV क्या निकल आएगा 1/3 × mc² RMS। हमने अभी क्या देखा था कि E की वैल्यू क्या थी हाफ mc² RMS, जो कि किसके इक्वल थी 3/2 kT। हमारे पास यहाँ पर 1/3 पड़ा है और यहाँ पर 1/2 है। तो मतलब यहाँ पर क्या, अगर मैं इसका 2 से 2 कैंसिल कर दूं और इस 3 को यहाँ पर ले आऊं तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 c² RMS को kT लिख सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल m था तो मतलब यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको ये लिख सकती हूँ कैपिटल M को स्मॉल m × n लिख दिया। तो यहाँ से क्या निकल आया हमारे पास, अगर मैं ये वाली इक्वेशन को इस वाले जो हमारे पास रिजल्ट है इसको इसके अंदर यूज करूं तो क्या निकल आया, ये निकल आया। तो ये भी क्या हुई एक गैस इक्वेशन है, क्योंकि अगर R/n जो है वो K होता है तो यहाँ पर क्या आ सकता है RT लिख सकते हैं। अगर एक मोल गैस की बात करें तो यानी कि उसने क्या किया, काइनेटिक मॉडल की जो रिजल्ट था उसको यूज कर क्या किया था, आइडियल गैस इक्वेशन प्रूव कर दी थी। तो इससे एक तो काम हो गया हमारा, एक तो हमने टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन भी देख लिया, दूसरा हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी मैथमेटिकली यहाँ से बना दी काइनेटिक मॉडल को यूज करके। अब मैंने क्या कहा था, चार्ल्स बॉयल और इनके नियम भी इसने बनाए थे, तो अभी वो देखते हैं। सिंपली बस जो रिजल्ट हमने काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन था उसकी सिर्फ और सिर्फ उस रिलेशन को ही यूज किया अभी तक। अब हम क्या देखेंगे, बॉयल्स लॉ। बॉयल का नियम क्या है आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं सिंपली देखूं तो PV = nRT। N1 होने पर P जो था PV किसके इक्वल था, RT था, R और N जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अगर V जो है आयतन कांस्टेंट हो, सॉरी टेम्परेचर था, बॉयल के नियम में क्या करते थे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे। अगर गैस को जो ताप दे रहे हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहे हैं, उसको चेंज नहीं कर रहे, तो PV की वैल्यू क्या आती थी कांस्टेंट आती थी। इसका मतलब P किसके प्रोपोर्शनल था 1/V के। ये बॉयल का नियम था। इसको अब हम क्या करेंगे, हमारा जो काइनेटिक मॉडल है उससे प्रूफ करते हैं। हमारे पास PV क्या निकला था, यहाँ पर 1/3 था। तो देखो PV किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, M भी कांस्टेंट N भी कांस्टेंट है, अणुओं की संख्या जितनी हमने ली है उतनी है, ऐसा तो नहीं है टेम्परेचर देने पर अणु बढ़ रहे हैं। तो मतलब PV किसके प्रोपोर्शनल हो गया c² RMS के। अब देखो हमें क्या पता है कि कोई भी
वेसल के अंदर अगर गैस भरते हैं, उसको हम टेम्परेचर देते हैं, तो हमने अभी रिलेशन निकाला था E = 3/2 kT या फिर 1/2 mc² RMS। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ET के प्रोपोर्शनल है या फिर c² RMS किसके प्रोपोर्शनल है, T के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसका वेग बढ़ रहा है। अगर बार बार वेग चेंज होगा तभी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब टेम्परेचर जो है, हमने क्या लिया हुआ था यहाँ पर, टेम्परेचर T जो था हमने कांस्टेंट लिया, बॉयल ने भी कांस्टेंट ही लिया था, तो वैसे ही इसने T कांस्टेंट लिया, ये देखने के लिए कि तापमान को स्थिर करने पर भी क्या सच में V जो है मैथमेटिकली भी उसके प्रोपोर्शनल आता है, P जो है 1/V की या V 1/P के प्रोपोर्शनल आता है या नहीं। तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, यहाँ से हमें क्या पता है कि c² RMS क्या होता है, प्रोपोर्शनल किसके है, T के। अगर T हमारा पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो ये है ये भी कांस्टेंट ही हुआ, तो मतलब क्या हुआ कि PV कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया, नियत आ गया। अगर PV कांस्टेंट है तो मतलब P 1/V के प्रोपोर्शनल हुआ। तो ये क्या था, बॉयल के नियम का मैथमेटिकली इसने प्रूफ दे दिया था। अगर मैं P और V के बीच में ग्राफ खींचूं तो हमारे पास कैसा ग्राफ निकलता है, कुछ ऐसा ग्राफ निकलता है प्रोपोर्शनैलिटी का, या फिर मैं खींचूं तो हमारे पास क्या है, ऐसा ग्राफ निकल आएंगे। अगर मैं 1/V लगाती हूँ तो समानुपाती है V के कर्मानुपाती है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। अगर मैं यहाँ पर 1/P भी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर P जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/V के, तो V भी तो 1/P के ही प्रोपोर्शनल होगा। तो इससे हमने क्या कर दिया, बॉयल का नियम प्रूफ कर दिया। हमने सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन था वही यूज किया है। अब हम क्या करते हैं, चार्ल्स का नियम करते हैं। चार्ल्स लॉ क्या था, चार्ल्स लॉ क्या था, स्थिर दाब पर यानी कि जब P कांस्टेंट था तब क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू T, यही चार्ल्स ने कहा था। तो अगर मैं इसको प्रूफ करूं जैसा हम अभी तक कर रहे हैं, अगर देखो हमारे पास क्या है, P जो है इसको मैं V को इस साइड लेकर आ रही हूँ, यहां से क्या पता चल रहा है, CRMS है, P जो है वो हमने कांस्टेंट लिया जैसे चार्ल्स ने लिया था। अगर P को हम स्थिर करते हैं तो V किसके प्रोपोर्शनल आ जाता है, c² RMS के। और हमने अभी देखा था कि c² RMS किसके प्रोपोर्शनल है, T के। तो अगर इन दो इक्वेशन को इक्वेट करूं तो V भी किसके प्रोपोर्शनल आ गया, T के। यही चार्ल्स का नियम था, यानी कि इसने प्रूफ कर दिया कि जैसे जैसे मैथमेटिकली क्या प्रूफ किया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम भी टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गैस में अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वो क्या ज़्यादा डिस्टेंस तक गति करने लगते हैं, जिसके कारण वॉल्यूम अपने आप वेसल का इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। दूसरा लो क्या करते हैं हम, गैलूसेक का नियम। गैलूसेक ने क्या कहा था, या फिर क्या कर रहे हैं हम, PV लो, सॉरी P और T दाब ताप के बीच हम रिलेशन देख रहे हैं। गैलूसेक ने क्या कहा था, अगर आयतन जो है वो कांस्टेंट होता है तो P किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T के, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन से भी होता है। तो जैसे हम अभी तक कर रहे हैं वैसा ही इसमें भी प्रूफ कर देंगे। अभी मैं V डायरेक्टली उधर लेंगी, c² RMS, अगर मैंने V कांस्टेंट करा तो मतलब P इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा अगर V जो है वो कांस्टेंट रख रही हो। और c² RMS किसके प्रोपोर्शनल था, T के, तो मतलब P भी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, T। अभी तक ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिकली रिजल्ट थे उसको मैथमेटिकली प्रूफ ही कर रहा है। काइनेटिक मॉडल का सबसे बड़ा काम ही यही था कि जो इसने सिर्फ और सिर्फ उन्हें मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया था कि हाँ जो हमने प्रैक्टिकल में देखा वो मैथमेटिकली भी प्रूवन है, वो सच में ऐसा होता है। तो वैसे इनके बीच अगर ग्राफ खींचे तो क्या निकल आएगा, स्ट्रेट लाइन निकल आएगी प्रोपोर्शनैलिटी का। तो हमने क्या किया है, आइडियल गैस इक्वेशन भी बना ली, चार्ल्स लॉ भी बना लिया, गैलूसेक भी बना लिया और बॉयल का भी बना लिया। अब हम क्या करते हैं, ग्राहम का विसरण नियम।
ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो देखो ग्राहम के विसरण नियम ने, विसरण क्या होता है, फैलना, डिफ्यूज होना। इसने क्या कहा था कि मान लिया कि कोई दो गैसें ऐसे ले ली, उनका दाब जो है वो सेम है, दो गैसों का दाब मैंने P1 P2 कर दिया, वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि हर एक गैस के अणु समान है, लेकिन एक गैस के अणु दूसरे गैस के अणुओं से कैसे होगा, अलग अलग होगा। तो मैं इसलिए 1 1 और 2 2 लिखूंगा, M1 N1 C। ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर C1, मैंने M और V की जगह डायरेक्ट रो ले लिया, होना तो वो भी रो ही था, इसलिए मैंने रो 1 रो 2 ले लिया। 1/3 रो भी लिख सकती हूँ, C1 स्क्वायर RMS, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, C1 स्क्वायर RMS ओवर में C2 स्क्वायर RMS क्या होता है, रो 2 ओवर में रो 1, यानी कि C1 RMS ओवर में C2 RMS। देखिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ रो 2 ओवर में रो 1। इससे क्या पता चल रहा है कि जो CRMS है वो क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके का रिलेशन है। और रो क्या होता है, आणविक घनत्व, आणविक घनत्व भी लिया था। इसका मतलब क्या है, किसी गैस का आणविक घनत्व जितना कम होगा उनकी वेलोसिटी क्या है, उतना ज्यादा होगा। वेग ज्यादा होने का मतलब क्या है, विसरण जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो ये क्या, डाल्टन के ग्राहम का विसरण का नियम था। एक और होता है इसमें, ये D जो है वो होती है प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर में अंडर रूट रो। D का मतलब होता है विसरण की दर। इसका मतलब क्या है, CRMS किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, D के। मतलब विसरण की दर वेग के बढ़ने के साथ बढ़ेगी और वेग के घटने के साथ घटेगी। तो अभी तक हमने क्या किया है, ग्राहम का विसरण का नियम क्या था कि वेग, वैसे भी नॉर्मली भी आपको पता है कि अगर कोई बहुत बड़ा पात्र है उसमें गैस भरा हुआ है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो गैस क्या उतनी ही ज़्यादा विसरित होगी, उतनी ही ज़्यादा फैलेगी। तो ये तो प्रैक्टिकली था, ये इसने थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया कि जैसे जैसे विसरण की दर या अणुओं की संख्या बढ़ती है उनका वेग बढ़ने से भी क्या होता है, अगर संख्या घटती है तो गैस उतने ही कम आयतन में उतनी ज़्यादा फैलेगी। एक बहुत बड़े सारे वैसल में बहुत ही कम गैस भरी हुई है, बहुत ही कम, तो वो ज़्यादा फैल जाएगी। जैसे रूम के अंदर थोड़ा सा ही परफ्यूम जो है वो लगाने से क्या वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, मतलब उसका आणविक घनत्व कम होने के कारण उसका डिफ्यूजन जो है वो उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है, विसरण का नियम। पॉज कर दिया क्या तूने?